आते हैं डायमेंशंस पे। तो डायमेंशंस क्या बोल रखा है, द पावर टू विच fundamental quantities must be raised in order to express the given physical quantity are called its dimension। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, देखिए जैसे अगर मैं लेंथ बोल रहा हूं, लेंथ, तो लेंथ का एसआई यूनिट क्या है, मीटर। क्योंकि लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है तो डायमेंशन वाइज इसको क्लोज ब्रैकेट में कैपिटल एल से दिखाया जाएगा। क्योंकि अगर कोई मीटर बोले या सीजीएस सिस्टम में कोई सेंटीमीटर बोले, है तो वो लेंथ ही ना। मान लो कोई ब्रेड्थ बोल रहा है, ब्रेड्थ चौड़ाई, रिप्रेजेंट तो वो लेंथ ही कर रही है। कोई हाइट बोले, रिप्रेजेंट तो वो लेंथ ही कर रही है। तो इसीलिए डायमेंशन में हमको क्या करना होता है, उसका बेसिक नेचर लिखना होता है। नेचर क्या है, अगर वो लेंथ रिप्रेजेंट कर रही है तो एल लिखो, ब्रेड्थ है तो भी एल लिखो, हाइट है तो भी एल लिखो। अगर टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है कोई चीज, तो टाइम का जैसे सेकंड होता है तो टाइम के लिए हम लोग लिखेंगे टी। कोई अगर मास रिप्रेजेंट कर रहा हो, मास होता है केजी, तो उसके लिए हम लोग एम लिखेंगे। कोई अगर करंट रिप्रेजेंट कर रहा हो, इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जैसे एम्पियर, उसके लिए हम लोग ए लिखेंगे, है ना। तो ये क्या है, दीज आर द डायमेंशंस, ये उनके डायमेंशन है, दीज आर द डायमेंशन, राइट। कुछ एग्जांपल्स इसके समझते हैं। जैसे कोई बोले कि वेलोसिटी का डायमेंशन बताइए, वेलोसिटी, तो भाई वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, हमने अभी सॉल्व किया, मीटर पर सेकंड। अब डायमेंशन वाइज इसको कैसा लिखेंगे, जरा देखिए। डायमेंशन वाइज मीटर क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंथ, पर सेकंड का मतलब क्या हो गया, टी का पावर -1, दैट्स ऑल। तो वेलोसिटी का ये डायमेंशन हो गया। कोई कल के दिन आपको बोले कि वेलोसिटी इज सेंटीमीटर पर सेकंड, तो डायमेंशन क्या हो गया, अगेन सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंथ, पर सेकंड क्या रिप्रेजेंट करता है, टाइम। कोई बोले कि मेरी जो गाड़ी है वो इतना इतना फुट पर सेकंड चलती है, तो अगेन फुट क्या है, लेंथ, और टाइम क्या है, टी का पावर -1, करेक्ट ना। सिमिलरली कोई आपको बोले फोर्स, तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास होता है केजी, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डायमेंशन वाइज इसको क्या लिखा जाएगा, केजी क्या रिप्रेजेंट करता है, मास, एम क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंथ, सेकंड क्या रिप्रेजेंट करता है, टाइम, तो टी का पावर -2, तो ये इसको डायमेंशन हो गए। कुछ नहीं करना है, एसआई यूनिट है आपके पास, एसआई यूनिट को ही आप एमएलटी के फॉर्म में लिख दो। ओके, जैसे पिछले वाले इसमें चलते हैं, तो यहाँ पे हाँ जी, जैसे पीवी इक्वल टू एनआरटी में ये जो पीवी है, पीवी एनर्जी रिप्रेजेंट करता है, तो एनर्जी का डायमेंशन क्या बनेगा, तो केजी m1 L2 T -2, बस बन गया। अब फ्रीक्वेंसी का कोई बोले डायमेंशन क्या बनेगा, तो देखो सेकंड का पावर -1, तो टी का पावर -1। कोई बोले मोमेंटम का डायमेंशन बताइए, तो मोमेंटम का डायमेंशन क्या बनेगा, केजी होगा, तो m1 मीटर है, मतलब L1 पर सेकंड है, टी का पावर -1 बन गया, राइट। अगेन यहां पर टॉर्क का कोई डायमेंशन बताओ क्या होगा, तो टॉर्क का डायमेंशन तो वही आएगा, m1 T2, सॉरी m1 L2 T -2, m1 L2 T -2, राइट। उसके अलावा जैसे इसके पहले वाले में डेंसिटी, ये लीजिए डेंसिटी, तो डेंसिटी का क्या बनेगा, केजी, इसका मतलब m1 L -3, यही बनेगा। इसमें मास है और लेंथ है, केजी है इसका मतलब मास है, और लेंथ है तो मीटर है, मीटर क्यूब, L का पावर -3, और T यहां पर क्या हो जाएगा, 0। तो T लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो इग्नोर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, L क्यूब क्लोज ब्रैकेट में, करेक्ट। एक्सेलरेशन का देखो क्या बनेगा, मीटर, मीटर क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंथ, तो ये L का पावर 1, T का पावर -2। आप चाहो तो यहां पर वजन के लिए m0 भी लिख सकते हो, राइट। तो बस यही है डायमेंशन, कि वो जो क्वांटिटीज हैं जिनकी आप बात कर रहे हो वो रिप्रेजेंट क्या कर रही है, द पावर टू विच, ये देखिए ये सब पावर ही लगाया, द पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। ये जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी है उसको एक्सप्रेस करने के लिए ये जो आपको पावर नोटिफिकेशन ये सब लगानी पड़ी, यही उसके डायमेंशंस कहलाती हैं। तो फोर्स का डायमेंशन क्या निकला, mL T का पावर -2, क्लियर है, कुछ मुश्किल चीज नहीं है। नाउ ये जो टेबल है यहाँ पर बता रखा है कि
क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस। कौन कौन सी ऐसी क्वांटिटीज है जिनके डायमेंशन सेम है? जैसे पहला ये डायमेंशन है और ये क्वांटिटी है। एक्चुअली ये विजिबल नहीं है अच्छे से, तो मैं यहां पे लिख देता हूं साइड में। ये जो चीज है दिस इज m0 L0 t टू द पावर -1। ये डायमेंशन आपको फ्रीक्वेंसी के मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 बाय टाइम पीरियड, बराबर। फ्रीक्वेंसी 1 बाय टाइम पीरियड होता है, तो क्या डायमेंशन वाइज t का पावर -1 होगा। अच्छा, t के पावर -1 को क्या मैं m0 L0 t का पावर -1 लिख सकता हूं? हाँ, तो याद रखना ये डायमेंशन आपको फ्रीक्वेंसी के भी मिलेंगे, आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी के भी मिलेंगे। अच्छा जी, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है 2 पाई म्यू। 2 पाई के तो कोई डायमेंशन नहीं होते क्योंकि 2 पाई इज अ कांस्टेंट, और ये जो म्यू है, म्यू का डायमेंशन क्या है? 1 बाई टी। म्यू का डायमेंशन क्या होगा? म्यू का जो है 1 बाई टी, मतलब टी का पावर -1। तो इसका मतलब इसका जो डायमेंशन है अगेन टी का पावर -1 ही निकल के आएगा। तो अगर अगेन देखिए वही सेम चीज है। सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? तो एंगुलर वेलोसिटी जो है 2 पाई अपॉन टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सिंबल है एंगुलर वेलोसिटी का, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का ये सिंबल है, दोनों एक ही है। तो 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई का कोई डायमेंशन नहीं निकलेगा, और 1 बाई टी का क्या निकलेगा? अगेन टी का पावर -1, है कि नहीं। सिमिलरली वेलोसिटी ग्रेडियंट आगे चल करके पढ़ोगे, डी के कांस्टेंट आगे चल करके पढ़ोगे, तो इन सबका डायमेंशन क्या है? m0 L0 t का पावर -1। अच्छा, ये चार्ट आपके सामने क्यों है? क्योंकि ज्यादातर इस चैप्टर में यही आता है कि ऐसी 2 क्वांटिटीज बताइए, 3 क्वांटिटीज बताइए जिनके डायमेंशन सेम है, या कभी कभी ऐसा आएगा कि आपको डायमेंशन दिया जाएगा ये वाला, और बात पूछा जाएगा कि बताइए कि ये डायमेंशन इनमें से किस किस का है, इसलिए ये सामने टेबल आपको दिया गया है। ठीक है, जस्ट इसके ऊपर एक नजर मारनी है, आपको याद नहीं करना है क्योंकि वो तो आप निकालना सीख ही गए हो, क्योंकि याद तो कितना करते बैठोगे, है ना, बस एक समझने के लिए। अब जैसे देखिए दूसरा ये वाला डायमेंशन देखिए, दिस इज mL2t-2, ये दूसरा वाला विजिबल नहीं है इसके लिए मैं यहां साइड में लिख रहा हूं। ये किसका डायमेंशन है? वर्क। जैसे कि मैंने आपको बताया था mL2t-2, ये वर्क का है। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, अब है तो एनर्जी ना, इंटरनल हो एक्सटर्नल हो कोई भी एनर्जी हो, सबके डायमेंशन क्या निकलने वाले हैं? mL2t-2। पोटेंशियल एनर्जी, अगेन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टॉर्क, टॉर्क का भी सेम डायमेंशन है, लेकिन टॉर्क और एनर्जी अलग अलग चीज है। मोमेंट ऑफ फोर्स आगे चल करके पढ़ोगे, उसके डायमेंशन सेम है। ठीक है, सिमिलरली ये तीसरा देखिए, प्रेशर, स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एनर्जी डेंसिटी, उसके डायमेंशंस। घबराना नहीं है कि सर ये क्या क्या चीजें हैं, जब आप पूरा 11th करोगे, पूरा 12th कर लोगे, तब आपको बहुत सारी चीजें इसकी समझ में आएगी। अभी तो ठीक है, इनिशियली आप पढ़ रहे हो तो कुछ कुछ चीजें आपको पता होंगी, कुछ कुछ नहीं। जैसे आपको प्रेशर पता होगा, तो प्रेशर के बेसिस पे आप ये वाला तो पता कर सकते हो ना, तो जो प्रेशर का है वो बाकी इन सब का है, क्योंकि बाकी तो आपने सुना नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं सुना होगा, यंग्स मॉडुलस नहीं सुना होगा, बल्क मॉडुलस, पर प्रेशर तो सुना है ना, तो प्रेशर के डायमेंशन निकाला जा सकता है ना। तो प्रेशर क्या होगा? तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स होता है kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो देखिए क्या निकल के आएगा, kg पर मीटर स्क्वायर, सॉरी kg पर सेकंड स्क्वायर, दैट मीन्स m1 L0 t-2। इसका मतलब ये जो है दिस इज m1, एक सेकंड जस्ट वेट, दिस इज kg मीटर, ये मीटर स्क्वायर नहीं है, दिस इज मीटर, हाँ दिस इज फोर्स। फोर्स क्या होता है? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर स्क्वायर, तो जब ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा kg, दिस इज 1, है ना, kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब m1 L-1 t-2, तो m1 L-1 t-2। तो ये प्रेशर के हैं, स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, राइट। सिमिलरली मोमेंटम, मोमेंटम का मैंने आपको बताया था, मोमेंटम का क्या होता है? तो मोमेंटम का दिस इज kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मोमेंट हो गया, इंपल्स हो गया, मोमेंटम एंड इंपल्स। उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटेंसिटी, उसका डायमेंशन ये है। तो ये जो बाकी जो है ये आपको खुद निकाल लेने हैं, राइट। अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मैंने बता रखा है, तो इसकी हेल्प से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की हेल्प से आप ये वाला डायमेंशन निकालिए, कर रखा है हमने। सिमिलरली यहाँ पर फोर्स तो आपको पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, उससे इसका निकाल लीजिए। एंगुलर मोमेंटम, अच्छा जी, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr। m का मतलब मास हो गया, वेलोसिटी, v का मतलब वेलोसिटी हो गया, r का मतलब रेडियस हो गया। ठीक है, तो इसे निकाल लीजिए एंगुलर मोमेंटम का।
m मतलब मास, वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकेंड। तो देखो ये तो सामने सामने निकल गया, m मतलब मास, m1 वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकेंड, तो L1 और t का पावर -1 है ना, वेलोसिटी क्या हो गया मीटर पर सेकेंड, t का पावर -1, और r का मतलब क्या हो गया रेडियस, तो रेडियस हो गया, तो रेडियस अगेन लेंथ है, तो एक और l यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कलेक्टिवली ये क्या बन जाएगा m1 L2 t का पावर -1। तो ये देखो ये आ गया है कि नहीं। उसके बाद देखो जैसे सरफेस टेंशन बोल रखा है, पर पढ़ा ही नहीं है तो कहां से बताएंगे। सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी का इन्होंने फॉर्मूला बता रखा है, एनर्जी पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट एरिया। अब एनर्जी पर यूनिट एरिया का मतलब एनर्जी क्या होता है m1 L2 t -2 पर यूनिट एरिया, तो एरिया होता है L स्क्वायर, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या यहां पर, तो यहां पर ये बचेगा दिस विल बिकम एस m1 L0 t -2, ठीक है। तो ये इसके डायमेंशन है ये। तो ये एक टेबल है, एक बार जरा इस पे नजर मारिएगा और जितना हो सके आप इसको ट्राई कीजिए, तो उससे आपको एक प्रैक्टिस भी मिल जाएगी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो ये जो डायमेंशंस हमने पढ़ा, इसका फायदा क्या है, क्या है इसके एप्लीकेशंस, क्या है, इसको करने के बाद क्या हासिल हो जाएगा। देखिए पहला है इसका टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन। डायमेंशंस पढ़ने का फायदा क्या है, उससे हमको ये पता चलता है कि सामने वाले ने जो आपको फॉर्मूला बताया है वो सही है कि नहीं है। आपने अपने एक फ्रेंड को पूछा कि भाई इसका फॉर्मूला क्या है, और उसने आपको एक फॉर्मूला बता दिया। अब यार आपके फ्रेंड ने आपको सही फॉर्मूला बताया है या उसने भी कहीं से गलत ढापा है, कैसे पता चलेगा। या आपकी बुक वाले ही आपको जो फॉर्मूला पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, कैसे पता चलेगा। तो वही हम लोग को यहाँ पे चेक करना है। तो आगे बढ़ने से पहले टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला, आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि एक प्रिंसिपल है जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है वही क्वांटिटीज आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जिनके डायमेंशन सेम होंगे। ओनली दोज क्वांटिटीज, ओनली दोज क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड whose dimension are same, whose dimensions are same. Only those quantities can be added or subtracted whose dimensions are same. वही क्वांटिटीज आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जिनके डायमेंशन सेम होंगे। फॉर एन एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूं 5 मीटर प्लस 3 मीटर, क्या आंसर आएगा 8 मीटर। मैं आपसे कहूं 5 मीटर प्लस 3 kg, क्या आंसर आएगा। 5 मीटर को 3 kg के साथ ऐड करो, क्या आंसर आएगा, कुछ भी नहीं, ये ऐड नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि अलग अलग डायमेंशन है, ये मीटर में है और ये केजी में अलग अलग है, नहीं ऐड हो सकते। मैंने आपसे कहा 5 मीटर प्लस 3 सेकेंड, क्या आंसर आएगा, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि अलग अलग डायमेंशन है। तो अलग अलग डायमेंशन वाली चीजें आपस में एडअप नहीं हो सकती, एडअप नहीं हो सकती तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। कल के दिन अगर एक क्वेश्चन ऐसे ही आता कि 5 मीटर माइनस 3 मीटर, सब्ट्रैक्शन के केस में भी यही सीन है, 5 मीटर प्लस 5 मीटर माइनस 3 मीटर, तो आंसर कितना आ जाता 2 मीटर। लेकिन अगर वही कोई बोलता 5 मीटर माइनस 3 kg, तो क्या आंसर आता, कुछ भी नहीं। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि वही चीजें आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जो डायमेंशनली सेम हो। तो अब एक एक करके देखते हैं कि आपको जूनियर क्लासेस में जो ये फॉर्मूला पढ़ाया गया है, क्या ये फॉर्मूले सही थे। तो जूनियर क्लास में क्या पढ़ाया गया था, 9 से शुरू करते हैं। 9th में आपने चैप्टर पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन में एक फॉर्मूला आपको दिया गया था v इक्वल टू यू प्लस एटी, v इक्वल टू यू प्लस एटी। क्या ये फॉर्मूला सही है, चेक करते हैं। v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, अच्छा फाइनल वेलोसिटी है, इसका मतलब यूनिट क्या रहा होगा, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, है तो वेलोसिटी ना, है तो वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम क्या होता है, सेकंड, टाइम क्या होता है, सेकंड। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आया
मीटर बाय सेकेंड इज इक्वल टू मीटर बाय सेकेंड प्लस मीटर बाय सेकेंड। जरा चेक कीजिए, क्या ये भी मीटर बाय सेकेंड है, क्या ये भी मीटर पर सेकेंड है? तो मीटर पर सेकेंड प्लस मीटर पर सेकेंड इज गिविंग यू मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। वो अलग बात है कि हम यहाँ पर ऐसा यूनिट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एग्जाम में बैठे होंगे तो एक स्टेप और लिखेंगे, एल टी का पावर -1। यहां पर भी क्या आएगा, एल टी का पावर -1। यहां पर क्या आएगा, एल टी का पावर -1, है कि नहीं? एक स्टेप और लिखेंगे क्योंकि ये डायमेंशनल एनालिसिस है, यूनिट एनालिसिस नहीं है, डायमेंशनल एनालिसिस है। तो इसके बाद एक स्टेप आप यहां पर और लिखेंगे। क्लियर? सवाल है कि इतने पे क्यों नहीं छोड़ सकते? हो सकता है इनिशियल वेलोसिटी को सेंटीमीटर पर सेकंड में दे दे। मान लो ये सेंटीमीटर में है, सपोज दिस इज सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ऐसा हो जाएगा कि यार 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में। हो सकता है ना, कई बार होता है ऐसा कि सामने देने वाला क्वेश्चन एक चीज को मीटर पर सेकंड में दे दे और दूसरी चीज को सेंटीमीटर पर सेकंड में दे दे। इसलिए बेटर ये है कि सेंटीमीटर को डायमेंशन वाइज चेंज करके एल लिख दो, मीटर को भी डायमेंशनली में क्या आएगा, एल, क्योंकि मीटर होगा तो भी तो लेंथ ही है, सेंटीमीटर होगा तो भी लेंथ ही है, तो इसीलिए यहां पर कोई पंगा नहीं रहता। तो आपको करना क्या है, करना यहां पर यह है कि यूनिट के जस्ट एक स्टेप बाद आपको उनके डायमेंशनल भी लिख देने हैं, तब आप बोल सकते हैं कि यस फॉर्मूला इज करेक्ट। तो आप बोल सकते हो कि फॉर्मूला इज करेक्ट बिकॉज डायमेंशंस आर सेम। दूसरा एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चेक करो जरा ये फॉर्मूला सही है कि नहीं है। एस रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस, एस इज रिप्रेजेंटिंग डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। यू रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड। टी क्या रिप्रेजेंट करता है, टाइम, तो टाइम क्या होगा, सेकंड। प्लस हाफ का कुछ नहीं होगा, याद रखना कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता, कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता, तो हाफ का कुछ नहीं होगा। एक्सेलरेशन क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम है यहां पर सेकंड और ऊपर स्क्वायर डाला है इसलिए स्क्वायर। एस से एस कैंसिल, एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल, तो रिजल्ट देखो मीटर इज इक्वल टू मीटर प्लस मीटर। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मीटर प्लस मीटर विल गिव यू मीटर? करेक्ट, सही है ना फॉर्मूला, ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर। अच्छा ये मत बोलना सर बट मीटर प्लस मीटर विल गिव यू 2 मीटर। सर आपने यहाँ पे 2 नहीं लिखा, हम मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं, हम मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं, हम बस इतना बता रहे हैं कि आम प्लस आम विल गिव यू आम, मैंगो प्लस मैंगो विल गिव यू मैंगो। कितना मैंगो उससे बात फर्क नहीं है, हम बस इतना बताना चाह रहे हैं कि मैंगो प्लस मैंगो विल गिव यू मैंगो। ठीक है, अब वो 1 मैंगो प्लस 2 मैंगो है, 4 मैंगो प्लस 12 मैंगो है, कितने हैं, मैग्नीट्यूड नहीं, मैंगो प्लस मैंगो विल गिव यू मैंगो, मीटर प्लस मीटर विल गिव यू मीटर, राइट। और हाँ एक स्टेप और डायमेंशनली, ये L इज इक्वल टू L प्लस L। तो क्या ये फॉर्मूला डायमेंशनली सही है? यस डायमेंशनली सही है, तो मतलब आपको बचपन में गलत नहीं पढ़ाया गया है, ठीक ठाक ही पढ़ाया है। तीसरा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी अगेन मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये क्या है, मीटर। तो जरा नोटिस कीजिए, ये आया मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर माइनस मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर इक्वल टू मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर। देखो यूनिट वाइज सही है। अब डायमेंशनली एक स्टेप और सही, L2 t का पावर -2 माइनस L2 t का पावर -2 इक्वल टू L2 t का पावर -2। तो देखो डायमेंशन सबके सेम है ना, राइट। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला भी सही है। ऑलराइट, एक और फॉर्मूला देख लेते हैं। कहीं मैंने पढ़ा था, किसी की टी शर्ट में लिखा हुआ था E इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर। अक्सर ये फॉर्मूला टी शर्ट्स में देखने मिलता है लोगों के, E इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर। E का मतलब एनर्जी है, M इज मास, C का मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, और ये आइंस्टाइन का दिया हुआ फेमस इक्वेशन है, और फेमस है इसके लिए सबसे सिंपल है ये, बाकी में तो दिमाग लगाना पड़ता है याद करने के लिए, ये तो बड़ा सिंपल है। तो आइंस्टाइन ने जो फॉर्मूला दिया वो सही दिया है कि नहीं है, चेक करें। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, आपको याद होगा, एनर्जी का यूनिट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है, पता है कि नहीं। अच्छा, इसको क्लोज ब्रैकेट में लिखने का जरूरत नहीं है, याद रखिए क्लोज ब्रैकेट के अंदर डायमेंशंस को लिखा जाएगा,
क्लोज ब्रैकेट के अंदर डायमेंशंस को लिखा जाएगा और कैपिटल लेटर्स में होंगे, यूनिट में मत कर देना। सपोज आप एम लिख रहे हो, स्मॉल एम मीटर रिप्रेजेंट करता है, उसको क्लोज ब्रैकेट के अंदर डाल, ऐसा मत डाल देना, कुछ लॉजिक नहीं बनेगा इसका, ठीक है। तो एनर्जी का केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू मास का क्या होता है केजी, वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकंड और इसका होल स्क्वायर। तो सॉल्व करके अगर देखेंगे तो ये केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे निकल के आएगा। जरा नोटिस कीजिए, क्या ये और ये चीज सेम है? यस। तो डायमेंशनली क्या बना m1 L2 T माइनस 2 इक्वल टू, क्या ये भी m1 L2 T माइनस 2 यही बन के आएगा। तो क्या ये फॉर्मूला सही है? सही है। एक और देख लेते, जैसे मैंने कहीं तो पढ़ा था कि द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम जानते हो ये ऐसा घड़ियों में लगा होता है ना पेंडुलम, एक रस्सी होती है, रस्सी के नीचे एक बॉब लटका दो, इसको पेंडुलम बोला जाता है। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी करके है। ये फॉर्मूला बताता है कि रस्सी जितनी लंबी होगी टाइम उतना ही ज्यादा होगा, रस्सी छोटी तो टाइम कम, मानी बात है ना। रस्सी को लंबा कर दोगे, उसको इधर पे लेके जाके छोड़ोगे तो टाइम तो ज्यादा ही लेगा ना वो। वही अगर रस्सी छोटी सी होगी, इसको इतने पे लेके जाके छोड़ दोगे तो फट 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 ऐसे करके जाएगा वो। तो टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी। अब ये फॉर्मूला सही है कि नहीं है चेक करते हैं। लेफ्ट साइड में है टाइम, तो टाइम क्या होता है सेकंड इक्वल टू 2 पाई का तो कोई यूनिट नहीं होगा, और ये एल है लेंथ ऑफ पेंडुलम। एल यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंथ ऑफ द पेंडुलम। वो जो आपने वायर ले रखी है और बॉब ले रखा है उसका लेंथ कितना है, और जी क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर? ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ, पता है कि नहीं? रूट का मतलब क्या होता है? पावर हाफ। एल हो गया मीटर, और ग्रेविटी क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर बाय सेकंड स्क्वायर, यही होगा। तो S इज इक्वल टू, जरा नोट करना, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और सेकंड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां चला जाता है? न्यूमरेटर में, और ये पावर हाफ, हाफ से हाफ कैंसिल, सो S इज इक्वल टू S, मतलब T इज इक्वल टू T। मतलब ये फॉर्मूला सही है? जी हाँ, ये फॉर्मूला सही है। तो इस वे में आप चेक कर सकते हो कि आपको जो ये फॉर्मूला दिया गया है वो सही है कि नहीं है। डन। इसका दूसरा एप्लीकेशन है टू डिराइव अ न्यू रिलेशन। इससे आप नया रिलेशन भी डिराइव कर सकते हैं। नया रिलेशन मतलब नया फॉर्मूला बना सकते हैं। फॉर्मूला, नया फॉर्मूला, आज तक तो याद करना पड़ता था, लेकिन इसको सीखने के बाद आप खुद से नया फॉर्मूला बना सकते हो। घर पे बैठो, एक्सपेरिमेंट करो, देखो कौन किससे कैसे रिलेटेड है और बना डालो एक फॉर्मूला। चलो देखते हैं कैसे बनाते हैं। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डिराइव अ रिलेशन ऑफ इट्स टाइम पीरियड। क्या बोल रखा है जरा समझिए। बोल रखा है कि ये जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, सबसे पहले तो मैं यहां पे बता दूं सिंपल पेंडुलम ऐसा होता है, ये दीवार है, यहां से आपने एक रस्सी लगाई और यहां पर एक बॉब अटैच किया, दिस इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम, ठीक है। तो क्या बोल रखा है सामने वाले ने, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, जो पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल है, किस पे डिपेंडेंट है? प्रोपोर्शनल का मतलब डिपेंडेंट, ठीक है। क्या रिलेशन है उसका? वजन के साथ। ये जो पेंडुलम आपने लगाया है इसके मास के साथ, तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m। दूसरा किस पे? लेंथ पे। तीसरा किस पे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g पे। सामने वाले ने इतना ऑब्जर्व किया, उसने रस्सी ली, पेंडुलम बॉब बांधा उस पे और पेंडुलम बनाया, और उसने जो ऑब्जर्व किया उसको एक बात समझ में आई कि जो टाइम पीरियड है ना ये पेंडुलम की लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है और मास पे डिपेंड कर रहा है। ऐसा सामने वाले ने ऑब्जर्वेशन लगाया, तो बोल रखा है कि डिराइव अ रिलेशन ऑफ इट्स टाइम पीरियड, उसके टाइम पीरियड का रिलेशन क्या आएगा। चलो चेक करते हैं। तो देखिए कैसे प्रोसीड करेंगे। टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mlg लिखा। नाउ प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट इज के को हटा दो, mlg लिख दिया। अब के आपको भूल जाना है, ये जो के है ये आपको भूल जाना है, और ये ऐसा बन जाएगा t इज इक्वल टू m एल जी। एम के ऊपर पावर ए लगा दो, एल के ऊपर बी और जी के ऊपर सी पावर लगा दो, ठीक है। ऐसे ही इसी वे में आपको करना है। कांस्टेंट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, लास्ट में देखेंगे उसको, भूल जाओ उसको। एम के ऊपर लगाया ए, एल के ऊपर लगाया बी, जी के ऊपर लगाया सी। अब इसको ओपन करते हैं, इसके डायमेंशन वाइज देखते हैं।
टी का डायमेंशन क्या होगा, टाइम है तो टी का पावर 1, एम रिप्रेजेंट करता है मास, मास का डायमेंशन क्या होगा, एम पावर ए, एल क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंथ, लेंथ होगा इसका मतलब एल होगा, एल का पावर बी, जी क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रेविटी। अच्छा ग्रेविटी का यूनिट क्या होता है, आपको मालूम होगा ग्रेविटी का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो अल्टीमेटली है तो एक्सेलरेशन है ना, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब L1 T - 2 और पावर क्या आ जाएगा C, करेक्ट ना। G क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर होता है लेंथ, पर सेकंड स्क्वायर मतलब T का पावर -2 और ये ऊपर C है तो ये C आ गया, करेक्ट। अब क्या करेंगे यहां पर जरा देखिए, लेफ्ट साइड तो वैसे रहेगा T का पावर -1, राइट, और ये जो राइट साइड है ये बन जाएगा, अब देखो m एक ही दिखाई दे रहा है इसीलिए m के ऊपर a डाल दिया, l कितना दिखाई दे रहा है, तो यहां पर एक है l का पावर b और ये l का पावर 1 इंटू सी, तो l का पावर c, तो क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं l का पावर b प्लस c, क्योंकि आपको एक चीज पता होगी a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, पढ़ा है। जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, अगर रिलेशन मल्टीप्लाई का हो तो। अब यहां पर देखो ये l का पावर b है ना, ये l का पावर b और यहां पर l का पावर 1 इंटू सी, तो इसका मतलब l का पावर c, तो इसीलिए l का पावर b प्लस c बना, तो देखो l का पावर b प्लस c बना, क्लियर, ओके। अब यहां पे t का क्या होगा, देखो t का पावर -2 इंटू सी, -2c, ऐसे बना, राइट। अब इधर पे आ जाते हैं, तो देखिए t का पावर -1 इज इक्वल टू m का पावर a, l का पावर b प्लस c, t का पावर, एक काम करते हो ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, सिंपली कंपेयर करो, इसमें कंपेयर करो m को m के साथ, l को l के साथ, t को t के साथ। अच्छा लेफ्ट साइड में अगर आप देखो तो m तो है ही नहीं, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, लेफ्ट साइड को ऐसे लिख सकता हूं m0 l0 t का पावर -1 लिख सकता हूं ना, देखो जरा यहां पर कुछ नहीं है ना, तो m0 l0 t -1 इक्वल टू राइट हैंड साइड में देखो m का पावर a, l का पावर b प्लस c एंड t का पावर -2c लिख सकते हैं ना, t का पावर -2c। कंपेयर करो m को m से कंपेयर करो, m को m से कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू 0 निकल के आता है, l को l से कंपेयर करो तो b प्लस c का वैल्यू 0 निकल के आता है, और t को t से कंपेयर करो -2c का वैल्यू -1 निकल के आता है। अच्छा t को t से कंपेयर किया तो -2c, क्योंकि -1 निकल के आया तो इसका मतलब माइनस से माइनस कैंसिल, तो c का वैल्यू कितना निकल के आएगा 1/2। अगर c का वैल्यू 1/2 निकल के आएगा तो b का वैल्यू -1/2 निकल के आएगा, है कि नहीं। तो आप नोटिस कर रहे होंगे a का 0 निकल के आया, b का -1/2 और c का 1/2। अब इन्हीं तीन चीज को हम यहां पे डाल देंगे, यहां पे तो देखिए टाइम इज इक्वल टू m का पावर 0, l का पावर -1/2 और c का पावर और g का पावर 1/2। जस्ट वेट ए मिनट, अगर हमने यहां पे कुछ मिस्टेक तो नहीं की है, m का पावर a, l का पावर b और ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यस, तो l का पावर c, यस, तो l का पावर b प्लस c और ये l का पावर -2c, तो कंपेयर किए करेंगे तो ये क्या बनेगा, m का पावर a b प्लस c इज इक्वल टू 0 और t हो गया -2c, तो -2c इज इक्वल टू -1, तो -2c इक्वल टू -1, तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2। तो अगर c का वैल्यू 1/2 है तो b का वैल्यू -1/2, ठीक है। तो t इज इक्वल टू m का पावर 0 हो गया, l का पावर b की जगह पर आ जाएगा -1/2 एंड c की जगह पर आ जाएगा 1/2। दैट मीन्स टाइम पीरियड इज इक्वल टू m का पावर 0, खत्म, ओके। तो ये जो है l का पावर -1/2, ये एक चीज उल्टा पड़ रहा है यहाँ पे, हाँ सॉरी एक गलती देख रहे हो आपने, यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ तो -1/2 कर दिया, ये माइनस कहां से आया, ये तो प्लस था, इसको ठीक कर लीजिए, ये समझाते समझाते ये गलती हो गई कि -2c इज 1 है, इसको ठीक कर लीजिए। हाँ ये देखिए दिस वाज 1, जिसको मैंने गलती से -1 लिख दिया था, यहां गलती यहीं से शुरू हो गई थी,
ये देख रहे हैं क्या, ये -1, दिस इज t का पावर 1। हाँ, तब देखिए तो b प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड दिस वन इज -2c, -2c इज इक्वल टू -2c इक्वल टू 1। इसका मतलब c कितना हो जाएगा, -1/2। अगर c 1/2 हो जाएगा तो b कितना हो जाएगा, +1/2, है ना। तो अब यहाँ पर इसी वैल्यू को यहाँ पे डाल देंगे, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू m का पावर 0, l का पावर 1/2 एंड g का पावर -1/2। दैट मीन्स देखिए जरा यहाँ पर ये क्या बना, t इज इक्वल्स टू, जो थोड़ी देर पहले हमने कांस्टेंट भुला दिया था, ये देखिए ये जो कांस्टेंट भुला दिया था k, इसको वापस डाल देंगे और ये l का पावर हाफ और ये g का पावर +½ नीचे आ जाएगा। देखो g का पावर ऊपर -1/2 है, नीचे आएगा तो +1/2 हो जाएगा। और इसी को मैं लिख दूंगा टाइम पीरियड इज इक्वल टू k, टाइम पीरियड इज इक्वल टू k इंटू √L अपॉन g, बना L अपॉन g। सो दिस इज द आंसर ऑफ, दिस इज k टाइम्स √L अपॉन g। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला आया, टाइम पीरियड का, कि टाइम पीरियड किस हिसाब से L और G पे डिपेंडेंट है, टाइम पीरियड किस हिसाब से L और G पे डिपेंडेंट है। अच्छा, यहाँ पर ये जो k का वैल्यू है ये 2π है। आपको याद होगा पिछली बार जो हमने ये क्वेश्चन किया था उसमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये था, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π √L/G, यही था ना। तो यहाँ पर ये जो k का वैल्यू है ये 2π है, पर आपको ये नहीं लिखना है 2π। क्यों, क्योंकि ये k की वैल्यू 2π एक्सपेरिमेंटली निकाली जाएगी। k का वैल्यू 2π है, ये एक्सपेरिमेंटली निकाला जाएगा, पर आप तो एक्सपेरिमेंट कर नहीं रहे हो तो आपको ये पता नहीं चलेगा, तो आपका आंसर सिर्फ इतना ही होगा। याद रखो, आपको k का वैल्यू नहीं लिखना है, इतने पे आके आपको छोड़ देना है, बिकॉज यू डोंट नो कि k की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हो आप। समझ गए, बहुत ईजी है। कौन किस किस पे डिपेंडेंट है, जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ था, टाइम पीरियड किस पे डिपेंडेंट है, मास, लेंथ एंड ग्रेविटी पे। तो लिख दिया टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mLg, प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, कांस्टेंट डाला, m का पावर a, l का पावर b, g का पावर c, m का पावर a, फिर देखो एक्सपेंड किया डायमेंशनली, m का पावर a, l का पावर b और g का पावर और g की जगह पर क्या डाल दिया, l का पावर 1, t का पावर -2c। बाद में जितने भी m थे सबको एक डाल लगा दिया, सारे l को जोड़ दिया, सारे t को जोड़ दिया। वैसे तो सिर्फ l ही था जो अलग अलग था, बाकी मास और टाइम तो एक ही थे। फिर पावर को कंपेयर किया, m को m से कंपेयर किया तो a 0 हो गया, l को l से कंपेयर किया तो b + c 0 हो गया, टाइम को टाइम से कंपेयर किया तो -2c 1 हो गया। बस abc का वैल्यू निकाला और फिर यहाँ पे डाला और वापस k डाल दिया और ये फॉर्मूला बन करके तैयार हो गया। ठीक है, तो कुछ ऐसा बड़ा चीज नहीं है, ये बहुत ईजी है, आप कर सकते हो इसको, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा आराम से, और बहुत ही स्कोरिंग है ये। द फोर्स F in a circular motion depending on, देखो the force F in a circular motion is depending on mass of rotating body, velocity and radius. Derive a relation for force. यहां पर आपको फोर्स का रिलेशन बताना है। ठीक है, तो जरा समझिए क्या बोल रखा है, ये जो फोर्स है किस किस पे डिपेंड करता है, मास पे, वेलोसिटी पे एंड रेडियस पे। ऐसा ही है, फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mvr। अब हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा k, फिर ये बन गया m का पावर a, v का पावर b और r का पावर c, abc कर देना बस। उसके बाद देखो एक्सपेंड करते हैं, फोर्स क्या होता है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होता है, इज इक्वल टू m क्या रिप्रेजेंट, के भूल जाना है आपको, m क्या रिप्रेजेंट करता है, मास, तो m का पावर a, v क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी, l का पावर 1, t का पावर -1 मीटर पर सेकेंड, राइट, और इसका पावर हो गया b, r क्या रिप्रेजेंट करता है, रेडियस, रेडियस क्या है, लेंथ, है कि नहीं। फोर्स क्या होता है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो हो सकता है आप यहाँ पे गड़बड़ कर दो, तो पहले साइड में ऐसा कर लो कि फोर्स का होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब उसको फिर यहाँ पे ऐसा लिखो, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड, अब इसको ऐसा लिखो स्टार्टिंग में, जब तक प्रैक्टिस नहीं है, बाद में प्रैक्टिस हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिर आपको, राइट। अब क्या करेंगे, यहाँ पे राइट साइड को देखो, m तो एक ही है, l कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ पे l का पावर 1 इंटू b, तो l का पावर b प्लस c, और t का पावर कितना हो जाएगा, -b,
दिस इज m1 l1 t माइनस 2, राइट। नाउ कंपेयर करो, m को m से कंपेयर करो तो a का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है 1, l को l से कंपेयर करो तो b प्लस c का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है 1, माइनस t को t से कंपेयर करो तो माइनस b इक्वल टू माइनस 2, इसका मतलब b का वैल्यू कितना निकल के आया 2। अगर b का वैल्यू 2 है तो c का वैल्यू माइनस 1 है और a का वैल्यू क्या है 1। बस अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो देखो ये क्या बना, f इज इक्वल टू k, f इज इक्वल टू k, m का पावर 1, v का पावर b है ना तो 2 और r का पावर माइनस 1, तो f इज इक्वल टू k टाइम्स m v स्क्वायर अपॉन r। So this is the formula for the force in a circular motion। ठीक है, ये आपका आंसर है, बहुत सिंपल है। देखो कितने स्टेप में इसका आंसर आ गया। तो फॉर्मूला बना दिया आपने फोर्स का, F इक्वल टू k टाइम्स mv स्क्वायर बाई r। k को k ही रखने दो। वैसे मैं आपको बता दूं अधिक जानकारी के लिए कि जब आप लीनियर मोशन की बात करते हो, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट लीनियर मोशन, तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन जब आप एंगुलर मोशन की बात करते हो, एंगुलर मोशन या रोटेटरी मोशन, तो फोर्स होता है mv स्क्वायर अपॉन r। द फोर्स इज mv स्क्वायर अपॉन r। तो वही है, इसीलिए बोल रखा है द फोर्स इन अ सर्कुलर मोशन। क्लियर है? देख लीजिए इसको एक बार, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है वर्क डन डिपेंड्स अपॉन। अब देखिए इस बार क्या बोल रखा है, वर्क डन डिपेंड्स अपॉन फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम, क्रिएट अ डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वर्क। तो अगेन वही करेंगे कि भाई ये जो वर्क डन है डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड्स अपॉन फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। मतलब कि W इज इक्वल टू k टाइम्स F का पावर A, V का पावर B, T का पावर C। क्लियर? T का पावर C। अब डायमेंशन वाइज एक्सपेंड करेंगे। वर्क डन का डायमेंशन क्या होता है, m1 l2 t माइनस 2 इक्वल टू k भूल जाएंगे। फोर्स क्या होता है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका पावर a आ गया। वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड का पावर b, और तीसरा तो टाइम तो है ही, और इसका पावर क्या आ गया c। अब राइट साइड जरा देखेंगे इसको, m कितना दिखाई दे रहा है, a की दिखाई दे रहा है, तो m का पावर a। l कितना दिखाई दे रहा है, यहां पर l का पावर a हो गया, यहां पर l का पावर b, तो a प्लस b। और t को देखेंगे तो t का पावर यहां पर माइनस 2a है, यहाँ पे t का पावर माइनस b है, और यहाँ पे t का पावर क्या है, c है। करेक्ट? और लेफ्ट साइड में क्या है, m1 l2 t माइनस 2। नाउ कंपेयर। तो जब आप कंपेयर करोगे इसको तो यू विल सी a का वैल्यू निकल के आएगा 1, क्योंकि m को m से कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू निकल के आएगा 1। l को l से कंपेयर करो, a प्लस b इज इक्वल टू 2, तो b कितना हो जाएगा 1, तो b का वैल्यू 1 निकल के आया। अच्छा, माइनस 2a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू माइनस 2। अब जरा देखिए यहाँ पे माइनस 2a, a का वैल्यू 1 है तो माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 ही होगा, माइनस 2 माइनस 1 प्लस c इज इक्वल टू माइनस 2। माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल, तो c का वैल्यू माइनस 1 का उधर आ जाएगा प्लस 1। तो यहां से हमको एक चीज पता चली कि वर्क डन इज इक्वल टू k टाइम्स F का पावर बन जाएगा 1, V का पावर बन जाएगा 1, और T का पावर बन जाएगा 1। दैट मीन्स वर्क डन इज इक्वल टू k टाइम्स FVT। सो दिस इज योर आंसर, वर्क डन इज k टाइम्स FVT। ठीक है, k का वैल्यू हम नहीं जानते तो हमको आंसर इतने पे छोड़ देना है, सिंपल है। वर्क डन किस किस पे डिपेंडेंट है वो लिख दिया, प्रोपोर्शनल का साइन डाटा, कांस्टेंट आया, फिर इंडिविजुअली सबको डायमेंशनली एक्सपेंड किया, पावर a डाला, b डाला, c डाला, बस सबको कंबाइन किया। सारे m का एक m बनाया, सारे l का एक l बनाया, सारे t का एक t बनाया, लेफ्ट साइड में उसको कंपेयर किया तो उससे abc का वैल्यू आया, और फिर बाद में यहाँ पे उसको डाल दिया, तो ये फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। क्लियर? सो दिस इज द वर्क डन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। बाय द वे एक चीज आप नोटिस करो, यहाँ पे k को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। f वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है। वर्क डन मैंने क्या बताया था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वर्क डन जो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता था, डिस्प्लेसमेंट को ही तो इन्होंने वेलोसिटी इनटू टाइम लिखा है कि नहीं? हाँ, बढ़े आगे। एनर्जी इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओ, एनर्जी इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब क्या? देखो, ऐसा मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है। या झूला कभी आप झूलते हो, ऐसा झूला, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, इसको बोला जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको हार्मोनिक मोशन बोला जाता है जो खुद को ऐसे रिपीट करे। ठीक है, एक मोशन होता है लीनियर मोशन, एक होता है सर्कुलर मोशन, और एक होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मोशन बेसिकली जो ऐसा ऐसा करके झूला झूलता है ना, जो वो। तो एनर्जी इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन डिपेंड्स ऑन मास, एम्पलीट्यूड एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंड एंगुलर वेलोसिटी। डिराइव फॉर्मूला फॉर एनर्जी। तो भाई एनर्जी किस किस पे डिपेंड करती है? यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। अच्छा, एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड हाइट को बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट को बोलते हैं। देखो, एक झूला है, आप इस झूले में बैठे हो इमेजिका में, आई थिंक क्या बोलते हैं इसको, स्क्रीमिंग मशीन बोलते हैं शायद से। ये झूला जब जाता था तो मैक्सिमम यहां तक जाता था, और लेफ्ट साइड में जाता था तो मैक्सिमम यहां तक। तो जमीन से ये वाली जो हाइट है इसको आप एम्पलीट्यूड बोलोगे, क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट है। पर झूले वाले ने सोचा कि नहीं, इतना ऊंचाई पे नहीं लेके जाएंगे इस बार, क्योंकि झूला थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चल रहा है, तो झूले को वो इधर तक ही लेके गया। तो कल के दिन जब आपका फ्रेंड आपसे पूछेगा तो आप बोलोगे कि नहीं यार, हम एम्पलीट्यूड तक तो गए ही नहीं, हम बस इतने से ही वापस लौट आए। तो दिस इज रैंडम हाइट। इस हाइट को क्या बोलते हैं हम लोग? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, दीज आर द रैंडम हाइट। लेकिन जो ये हाईएस्ट हाइट होती है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ हाइट, उसको एम्पलीट्यूड बोला जाता है। ठीक है, ओके। तो एनर्जी किस किस पे डिपेंडेंट है? मास पे, एम्पलीट्यूड पे एंड वेलोसिटी पे, एंड वेलोसिटी पे। ठीक है, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या यूज होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट हुआ तो m का पावर a का पावर b, v का पावर c लिखेंगे। नाउ एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन क्या? m1 l2 t माइनस 2, यही होता है ना एनर्जी का डायमेंशन, m1 l2 t माइनस 2 इक्वल टू मास। मास का क्या होगा? m होगा, a डाल दिया। एम्पलीट्यूड क्या है? लेंथ ही तो है, इसलिए l का पावर b, और v यहां पर क्या है? देखो v, ओ सॉरी, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करने को बोला है, तो ये ऐसा ना लिख करके एक चीज देखिएगा जरा, ये वेलोसिटी नहीं है, ये एंगुलर वेलोसिटी है, ये ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसका पावर c ऐसा आएगा। ठीक है, ये क्या है? ये एंगुलर वेलोसिटी है। देखो, एक तो होता है नॉर्मल वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, है कि नहीं? ये कौन सी वेलोसिटी है? दिस इज कॉल्ड एज लीनियर वेलोसिटी। एक होता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है थीटा अपॉन टी। जो चीज गोल घूम रही हो या टू एंड फ्रो जा रही हो, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ओमेगा इज थीटा अपॉन टी। अगर आप एक चक्कर की बात करो, मान लो कोई चीज ऐसा घूम रहा है, रोटेटरी मोशन कोई ऐसा दिखा रहा है, मतलब एक घड़ी की सुई है, ये ऐसे करके घूम रही है, तो एक चक्कर में इसका थीटा कितना होता है? 2 पाई होता है। और टाइम क्या होता है? टाइम पीरियड होता है। तो इसका यूनिट क्या होगा? तो आप एक चीज देखिए, 2 पाई का कोई यूनिट नहीं होता, 2 पाई इज अ कांस्टेंट, कोई यूनिट नहीं होता, और टाइम का क्या होगा? टी का पावर -1। तो एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो टी का पावर -1 होता है, जबकि लीनियर वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है, यूनिट मतलब डायमेंशन, एल का पावर 1, टी का पावर -1। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखिएगा। लीनियर वेलोसिटी का जो डायमेंशन होता है वो L1 टी का पावर -1 होता है, जबकि एंगुलर वेलोसिटी का टी का पावर -1। यूनिट देखा जाए एंगुलर वेलोसिटी का तो पर सेकंड निकल के आता है। यूनिट अगर हम लोग देखें तो ये पर सेकंड निकल के आता है, जबकि लीनियर वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो ये मीटर पर सेकंड है, जबकि ये क्या है? सिर्फ पर सेकंड है। इसीलिए यहां पर क्या होगा? टी का पावर -1, और पावर क्या आ जाएगा इसका? c आ जाएगा। क्लियर? अब यार ये तो कंपेयर करना बड़ा आसान है, ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। m को m से कंपेयर करो तो a का वैल्यू क्या निकल के आया? 1, b का वैल्यू क्या निकल के आया? 2, माइनस सी किसके बराबर? -2 के बराबर। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो c का वैल्यू 2, b का वैल्यू 2, a का वैल्यू 1। ये तो बड़ा ही आसान था, है ना? ओके जी, तो अब क्या करेंगे? यहाँ पे करेंगे ये कि a b c पे वैल्यू डाल देंगे। तो देखो जरा, E इज इक्वल टू k टाइम्स m का पावर 1, a का पावर 2, c
हाँ, और ये लास्ट वाला क्या है, ओमेगा, ओमेगा का पावर 2। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी, के m1 a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? तो एनर्जी इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन डिपेंड्स ऑन मास, एम्पलीट्यूड एंड एंगुलर वेलोसिटी। इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी बात वो ये थी, एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि आज तक लीनियर वेलोसिटी पे वर्कआउट करते थे, इस बार एंगुलर वेलोसिटी भी आया। तो याद रखना एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है थीटा अपॉन टी, लीनियर वेलोसिटी का डी अपॉन टी। आगे बढ़े, नेक्स्ट, एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी डिपेंड्स अपॉन इट्स मास एंड वेलोसिटी, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स एनर्जी। ठीक है भाई, अगेन एनर्जी की बात हो रही है ऑफ अ मूविंग बॉडी, मूव करती हुई बॉडी का। और जब भी कोई बोले मूव करती हुई बॉडी, समझ लीजिए कि लीनियर मोशन की बात की जा रही है। किस पे डिपेंड करता है, उसके मास पे, वेलोसिटी पे। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स एनर्जी, एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, तो एनर्जी किस पे डिपेंडेंट है, मास पे एंड वेलोसिटी पे। तो एनर्जी इज इक्वल टू के टाइम्स m का पावर a, b का पावर b, ऐसे ही, इसमें तो ज्यादा कुछ है ही नहीं। तो एनर्जी क्या होती है, m1 L2 t माइनस 2 इज इक्वल टू, के तो कुछ है नहीं, मास है ये, m का पावर a, वेलोसिटी क्या होती है मीटर पर सेकेंड, और इसका पावर b, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, m का पावर a, l का पावर b, t का पावर माइनस b, और लेफ्ट साइड क्या बन जाएगा m1 L2 t माइनस 2। तो कंपेयर करो m को m से, तो a इक्वल टू कितना आया 1, b इक्वल टू 2, माइनस b इक्वल टू माइनस 2, सो b इज इक्वल टू 2 है। अच्छा हाँ, खैर दोनों में b सेम आ रहा है, तो और है तो दो ही ना, तो करने की जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, चलो कर दिया तो अब कर दिया। तो क्या बना एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी इज इक्वल टू k का k ही है, m का पावर 1 एंड v का पावर 2, सो दिस इज योर आंसर, E इक्वल टू के एम वी स्क्वायर। अच्छा, आपको एक चीज याद होगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। क्यों मैं काइनेटिक एनर्जी बोल रहा हूं, क्योंकि मूविंग बॉडी मतलब क्या, काइनेटिक, मूविंग मतलब क्या, काइनेटिक। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर नोट कर रहे हो क्या, ये फॉर्मूला यही तो है, एम एम वी स्क्वायर वी स्क्वायर। हाँ, के की वैल्यू हाफ आएगी, ये कैसे हाफ आएगी, जब आप एक्सपेरिमेंटली इसको करोगे तो। पर खैर आपको सिर्फ इतने पे आके छोड़ देना है। डन। So this was the second application of dimensional analysis. पहला एप्लीकेशन क्या था, to check the correctness of formula. सेकेंड एप्लीकेशन क्या था, to derive the new formula. Right? अब तीसरा, to find dimension of unknown physical constant. हुआ यूं कि एक फॉर्मूला लिखा हुआ था कहीं। अब फॉर्मूले में होता है ना कि एज यूजुअल कि यहां पर इस शब्द का ये मतलब है। कई बार ऐसा हो जाता है कि वो शब्द मिट गया या किसी ने उसको रिप्लेस कर दिया, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो हम कैसे पता करेंगे। फॉर एन एग्जांपल, जैसे आपने पढ़ा था S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ओके, ये एक फॉर्मूला है, हम जानते हैं कि यहाँ पर S डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है, U इनिशियल वेलोसिटी, T टाइम, हाफ तो चलो कांस्टेंट है, A एक्सेलरेशन और T टाइम। अब हुआ यूं कि सामने वाले ने क्या किया, इस A को हटा दिया, इस A को हटा दिया और इस A की जगह उसने ऐसा लिख दिया, S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एक्स इंटू टी स्क्वायर। अब यार होना तो वहां पर A चाहिए था और सामने वाले ने उसको X लिख दिया, तो ये X क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमें पता होना चाहिए। तो इसीलिए यहां पर क्या बोल रखा है कि टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ अननोन फिजिकल कांस्टेंट या कोएफिशिएंट। हो सकता है वो गलती से मिट गया हो सकता है किसी ने किसी और शब्द से उसको रिप्लेस कर दिया हो, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन से समझते हैं, यहां पर बोल रखा है if x equal to 80 plus bt square, where x is the distance traveled by the body in kilometer while t is time in second. x क्या यहां पर डिस्टेंस है और t क्या यहां पर टाइम है, then the unit of br, इस b की यूनिट क्या होगी। ठीक है जी, तो देखिए क्या है यहां पे, x इक्वल टू 80 प्लस bt स्क्वायर, x क्या है डिस्टेंस है। तो अगर x डिस्टेंस है और डिस्टेंस को किस में लिया उन लोगों ने, किलोमीटर में लिया है, तो अगर x डिस्टेंस है तो इसका मतलब x का यूनिट क्या है, किलोमीटर। x का यूनिट क्या है, किलोमीटर है।
लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब अगर x किलोमीटर है तो ये पूरा का पूरा बीटी स्क्वायर ये भी किलोमीटर ही होगा, एटी भी किलोमीटर ही होगा। क्यों? अरे भाई हमने पढ़ा था ना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, किलोमीटर प्लस किलोमीटर विल गिव यू किलोमीटर ना। तो जो यूनिट x का होगा वो पूरा 80 का होगा और वही पूरा बीटी स्क्वायर का होगा। मिल गया रिलेशन। इसका मतलब ये जो बीटी स्क्वायर है इसका यूनिट लास्ट में क्या आने वाला है? किलोमीटर। तो इसका मतलब b का यूनिट क्या होगा? किलोमीटर बाय टाइम स्क्वायर, किलोमीटर बाय टाइम स्क्वायर। अच्छा जी, ये जो किलोमीटर तो चलो किलोमीटर ही होगा, टाइम को किस में लिया गया है? सेकंड्स में लिया गया है। तो सेकंड मतलब सेकंड, तो सेकंड का पावर 2, तो क्या यूनिट आएगा? किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और याद करो जरा, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, एल टी का पावर -2 ये किसकी यूनिट हुआ करती थी? ये एक्सेलरेशन की होती थी, याद है? किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर डायमेंशनली क्या लिखूं? एल टी का पावर -2 ये किसके डायमेंशन होते थे? एक्सेलरेशन के। इसका मतलब बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहां पर एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। बी इज रिप्रेजेंटिंग एक्सेलरेशन। तो देखो आपने यहां पर बी की निकाल दी। अच्छा क्वेश्चन में पूछा नहीं है, क्वेश्चन में पूछा नहीं है, फिर भी हम चलो निकाल लेते हैं। किसी ने पूछा होता है ए का डायमेंशन क्या होगा, तो हम जानते हैं एटीवी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? किलोमीटर। एटीवी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? किलोमीटर। तो इसका मतलब ए क्या है? किलोमीटर अपॉन टाइम। अच्छा टाइम का क्या होगा? सेकंड। तो किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड। इसका मतलब ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी। ए रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी। समझ गए? पूछा नहीं था बट चलो हमने निकाल दिया। तो ये जो अननोन क्वांटिटी है ए, ये बी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमको पता चल गया। बी रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी। हाउएवर क्वेश्चन में तो चलो सिर्फ यूनिट पूछ रखी थी तो हमने कर दी। अभी अगला क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ सम गैसेस कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय फॉर्मूला P plus A by V square, V minus B equal to RT, where P is the pressure, V is the volume, T is absolute temperature। अच्छा P इस फॉर्मूले में P प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहा है, V रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम, T रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन में, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन की बात हो रही है। A B R कांस्टेंट, A B R कांस्टेंट, देन द डायमेंशन ऑफ A इज, आपको A का डायमेंशन पूछ रहा है, मतलब यहाँ पर इस A का डायमेंशन पूछ रहा है। तो भाई कैसे निकालेंगे A का डायमेंशन? जरा समझिए, यहां पर आपको ये रिलेशन दिख रहा है P प्लस A बाय वी स्क्वायर। इस रिलेशन को देखिए, P प्लस A बाय वी स्क्वायर, बाकियों से तो मतलब ही नहीं। P प्लस A बाय वी स्क्वायर, क्या आप A का डायमेंशन निकाल सकते हैं? एक बात समझिए, अगर P एंड A बाय वी स्क्वायर, अगर P एंड A बाय वी स्क्वायर आपस में ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों के डायमेंशन सेम होंगे। मतलब कि जो डायमेंशन P के होंगे वही डायमेंशन A बाय वी स्क्वायर के भी होंगे ना। जो डायमेंशन P के होंगे वही डायमेंशन A बाय वी स्क्वायर के होंगे। इसका मतलब A का डायमेंशन क्या होगा? A का डायमेंशन होगा P इंटू वी स्क्वायर। क्या होगा A का डायमेंशन? P इंटू वी स्क्वायर। तो क्या होगा? A इज इक्वल टू P इंटू वी स्क्वायर को जरा समझिए, शॉर्टकट। वैसे तो आप क्या करोगे, प्रेशर का डायमेंशन निकालोगे, वॉल्यूम का डायमेंशन निकालोगे, उसको सॉल्व करोगे तो ए का डायमेंशन अपने आप निकल आएगा। पर मैं सोचता हूं कि इतना जो हमने पढ़ा है, थोड़ा बहुत रिवाइज भी किया है, तो थोड़ा शॉर्टकट तो लगाना चाहिए ना अपने को। तो P इंटू वी स्क्वायर, क्या मैं P इंटू वी स्क्वायर को PV इंटू वी लिख सकता हूं? और क्योंकि PV एनर्जी रिप्रेजेंट करती है तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? M1 L2 T-2, और V क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर? वॉल्यूम, और वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है? L टू द पावर 3। तो सॉल्व करने के बाद ये क्या बनेगा? M1 L का पावर 5 और T का पावर -2। है कोई ऑप्शन? M1 L का पावर 5 T का पावर -2, राइट ऑप्शन इज A, राइट। PV क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एनर्जी, और ये एनर्जी का डायमेंशन है, तो फटाक से लगाया, सटासट आंसर। ये देखो कितना एग्जाम में आ चुका है, प्री मेडिकल टेस्ट में तो कितनी बार आ चुका है। ये देखो 91, 96, 84, 92, 74, 79, 87, 97, 92, 94, 90, 95, AFMC 95, कितने तो बार ये पूछा जा चुका है। क्लियर है? बढ़े आगे। अच्छा इसी क्वेश्चन में मान लो अगर पूछा होता इस B के डायमेंशन भी बता दो, चलो B के डायमेंशन, तो कैसे निकालते? अब तो आइडिया हो गया होगा कि अगर V एंड B आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब जो डायमेंशन V के होंगे वही B के भी होंगे, तो B का डायमेंशन वही होगा जो वॉल्यूम का डायमेंशन होगा। वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा? L क्यूब।
तो बी का डायमेंशन क्या निकला, एल क्यूब, बस आ गया फटाक से। ओके, अगला क्वेश्चन, अ फोर्स एफ इज गिवन बाय एफ इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर, वेयर T इज द टाइम, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। आपको ए एंड बी के डायमेंशन निकालने हैं। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कैसे करना है। तो भाई जो डायमेंशन एफ के होंगे वही AT के भी होंगे और वही BT स्क्वायर के भी होंगे। जो डायमेंशन एफ के होंगे वही पूरे के पूरे AT के होंगे और वही पूरे के पूरे BT के होंगे। तो कंपेयर कर लो, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, M1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स का डायमेंशन यही होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो इनिशियली ना आपको ये डायमेंशन याद करने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हाँ अगर प्रैक्टिस करोगे, 3-4 बार करोगे तो फटाक से याद हो जाएगा कि फोर्स का kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, देयरफॉर m1 l1 t - 2। वरना फिर सॉल्व करते बैठोगे कि फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का होता है kg, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड बाय सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर kg के साथ मल्टीप्लाई करो, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर उसको कन्वर्ट करो इसमें। तो भाई इनिशियली समय लगेगा, इसलिए कंटिन्यूस प्रैक्टिस। तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया, m1 l1 t - 2। इसका मतलब यही डायमेंशन AT के भी होंगे। अब A का तो अपने को पता नहीं और T का डायमेंशन क्या होगा, T होगा। तो सॉल्व करके देखो, ये जब T इधर आ जाएगा तो क्या होगा जरा समझो, m1 l1 t - 2 डिवाइडेड बाय ये यहां पर आ गया T इज इक्वल टू A। तो इसका मतलब ये क्या बना, m1 l1 t का पावर -3 इज इक्वल टू A, क्योंकि T का पावर 1 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो -1, तो T का पावर -3, ये A का डायमेंशन आ गया। सिमिलरली B का डायमेंशन क्या होगा, तो देखो जरा, फोर्स जो है दैट इज m1 l1 t - 2 इज इक्वल टू B इंटू टी स्क्वायर, है ना। तो B क्या हो जाएगा, देखो टी स्क्वायर नीचे आ जाएगा तो T का पावर -2, जब T का पावर 2 जब ऊपर आएगा तो -2, तो क्या डायमेंशन बनेगा, m1 l1 t - 4, राइट। तो है कहीं पर m1 l1 t - 3 एंड m1 l1 t - 4। देखो पहला वाला तो नहीं है क्योंकि यहां पर l स्क्वायर आ गया, पहला वाला तो नहीं है। दूसरा वाला m1 l1 t - 3 m1 l1 t - 4, ये सेकंड वाला इज द राइट ऑप्शन। देखो ये भी आ चुका है, AFMC बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 98 2005। ऑलराइट, इजी है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। अब आपको पता है सिस्टम, CGS सिस्टम है, FPS सिस्टम है, MKS सिस्टम है, राइट, ये सारे सिस्टम है। तो डायमेंशनल एनालिसिस की वजह से आप सिस्टम के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हो। जैसे कोई आपको बोले कि कन्वर्ट करो 1 न्यूटन को डाइन्स में, आपको मैं बता दूं 1 न्यूटन जो है वो SI सिस्टम है, या यूं बोलो MKS सिस्टम है, और जो डाइन्स है वो CGS सिस्टम है। दैट मीन्स जब आप बोलते हो न्यूटन तो असल में 1 न्यूटन होता है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन जब आप डाइन की बात करते हो तो 1 मीटर पता नहीं कितना होता है, बट kg का हो जाता है ग्राम, मीटर का हो जाता है सेंटीमीटर, और पर सेकंड स्क्वायर का पर सेकंड स्क्वायर ही रहता है। अब ये x कितना है वी डोंट नो, यही हमको निकालना है कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, हाउ मेनी डाइन्स आर देयर इन 1 न्यूटन। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको, भाई बहुत सिंपल है। देखो करना क्या है इसमें, ये जो x है x की वैल्यू निकालनी है, तो लेफ्ट साइड ऐसा रखो 1, लेफ्ट साइड इज 1, यहां पर आ जाएगा, देखो न्यूमरेटर क्या है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो अब यहां पर देखिए kg 1000 ग्राम, मीटर 100 सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर, डिवाइडेड बाय ग्राम का ग्राम ही है, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर है, s का पावर -2 इज इक्वल टू x। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, s से s कैंसिल, क्या निकला 10 टू द पावर 5 इज इक्वल टू x, यही निकला। इससे पता चलता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू x की जगह पर क्या आ जाएगा 10 टू द पावर 5 डाइन्स। ठीक है, तो 1 न्यूटन इज 10 टू द पावर 5 डाइन्स। क्लियर है,
किसी ने पूछा था कि 1 न्यूटन में कितना डाइन्स होता है, तो न्यूटन एमकेएस सिस्टम हो गया और जो डाइन है वो सीजीएस सिस्टम हो गया। एमकेएस बोलो या एसआई बोलो क्योंकि सेम ही है। तो यहां पर आपने x लिख दिया, इसको इधर कर दिया तो 10 to the power 5 आ गया, तो 1 न्यूटन इज 10 to the power 5 डाइन्स। एक और सवाल, जैसे कोई आपसे पूछे कि 1 जूल इज हाउ मेनी अर्ग। अच्छा, जूल जो है वो अगेन एमकेएस सिस्टम है और ईआरजी है वो सीजीएस सिस्टम है, ठीक है। तो बाय द वे ये जो जूल होता है वो होता है 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू x, ये होता है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इंटू के जी मतलब 1000 ग्राम इंटू मीटर स्क्वायर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। देखो हमने इसको नीचे ला दिया और केजी को ग्राम में कर दिया, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेकंड तो वैसे रहेगा। सो x इज इक्वल टू 1 इंटू 1000 ग्राम इंटू 10000 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड का पावर -2 डिवाइडेड बाय ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर इन पर सेकेंड। ये हुआ, ग्राम को ग्राम से कैंसिल, सेंटीमीटर स्क्वायर तो सेंटीमीटर स्क्वायर से कैंसिल और ये इससे कैंसिल। सो x इज इक्वल टू 1000 इंटू ये कितना हो गया 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 10 टू द पावर 7। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई 10 टू द पावर 7। इसका मतलब कि ये जो 1 जूल है वो 10 टू द पावर 7 ERG के बराबर है। ओके, तो इस वे में आप कन्वर्जन कर सकते हो किसी एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के साथ। क्लियर है। तो ये अगला एप्लीकेशन था डायमेंशनल एनालिसिस का। तो पहला एप्लीकेशन क्या था, तो पहला एप्लीकेशन हमारे पास था टू चेक वेदर द फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट। दूसरा टू फाइंड अननोन डायमेंशन, अननोन उससे निकाला जा सकता था। तीसरा क्या था, पहला टू चेक द करेक्टनेस, दूसरा था टू क्रिएट द फॉर्मूला, तीसरा था टू फाइंड अननोन डायमेंशन, ठीक है। और चौथा क्या था कि टू कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। तो ये चार उसके एप्लीकेशंस थे। अब आते हैं लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो अभी आपने जो ये पढ़ा इसका लिमिटेशंस क्या था। लिमिटेशन ये कि इफ डायमेंशंस आर नॉट गिवन फिजिकल क्वांटिटी मे नॉट बी यूनिक एज मेनी फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन। यस, अगर डायमेंशन की हेल्प लिया जाए तो कई सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो हैं तो अलग अलग पर उनका यूनिट सेम है। आपको याद होगा वर्क डन का जो डायमेंशन है, क्या वही डायमेंशन टॉर्क का भी था। वर्क डन का डायमेंशन क्या था m1 L2 T-2 था ना, और टॉर्क का डायमेंशन भी क्या था m1 L2 T-2। बट एक रिप्रेजेंट करता है एनर्जी और जबकि दूसरा क्या रिप्रेजेंट करता है टॉर्क, मतलब फोर्स इंटू आर, रोटेशनल मोशन को डिस्क्राइब करता है दूसरा वाला। तो इसीलिए क्या बोल रखा है, इफ डायमेंशन आर गिवन फिजिकल क्वांटिटी मे नॉट बी यूनिक एज मेनी फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशन। तो यही जैसे इसका एग्जांपल हो गए। इनफैक्ट आपको याद होगा स्टार्टिंग में एक चार्ट दिया हुआ था, स्टार्टिंग में एक चार्ट दिया हुआ था मैंने कि जिसमें आपको बता रखा था कि किस किस के डायमेंशन सेम है। ये देख रहे हो क्या, क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन। अब देखो ना, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, ये सब हो गया। ये देखो प्रेशर, स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस, मोमेंटम, इंपल्स, थ्रस्ट, फोर्स, एनर्जी ग्रेडियंट, एंगुलर मोमेंटम, प्लैंक्स कांस्टेंट अलग अलग चीज है पर डायमेंशन उनके सेम है। तो ये जो चार्ट दिया है ना, ये इसीलिए दिया है ताकि आप ये बता सको कि कौन कौन से ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके डायमेंशन सेम निकल के आ रहे हैं पर वो हैं अलग अलग। ओके, तो ये इसका पहला प्रॉब्लम था, पहला लिमिटेशन है कि मल्टीपल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनके डायमेंशन सेम है, तो कंफ्यूजन हो सकता है। दूसरा, न्यूमेरिकल कांस्टेंट हैविंग नो डायमेंशन कैन नॉट बी डिड्यूस्ड बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन। आपको याद होगा जो जो फॉर्मूले हम निकाल रहे थे
उसमें वो k का वैल्यू क्या था वो नहीं निकाल पा रहे थे। जैसे टाइम का वैल्यू हम जो निकाल रहे थे वो k अंडर रूट एल बाई जी ऐसा निकाला था हमने। अब ये k का क्या वैल्यू आएगा वी डोंट नो। हमने फोर्स का फॉर्मूला निकाला था, फोर्स इक्वल टू mvt, और यहां पर k था, इस k का वैल्यू क्या होगा वी डोंट नो। तो यही बोल रहा है कि ये जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट है हम नहीं निकाल सकते। उसके बाद द मेथड ऑफ डायमेंशंस कैन नॉट बी यूज्ड टू डिराइव रिलेशन अदर देन द प्रोडक्ट ऑफ द पावर फंक्शन। इसका मतलब आपने अभी तक जो भी फॉर्मूले डिराइव किए थे सभी में या तो मल्टीप्लाई का रिलेशन था या तो डिवाइड का। फोर्स इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर निकाला था, mv स्क्वायर बाई आर, देखो सब मल्टीप्लाई और डिवाइड का रिलेशन था। एनर्जी का निकाला था ma स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, देखो सब मल्टीप्लाई का रिलेशन था। आप ऐसा फॉर्मूला नहीं निकाल सकते उससे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये नहीं निकाल सकते क्योंकि यहां पर प्लस का रिलेशन आ रहा है। आप v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as नहीं निकाल सकते क्योंकि यहां माइनस आ रहा है कि नहीं, वही बोल रही है। द मेथड ऑफ डायमेंशन कैन नॉट बी यूज्ड टू डिराइव रिलेशन अदर देन प्रोडक्ट ऑफ पावर फंक्शन। प्रोडक्ट हो गया, डिवाइड हो गया, पावर और हो गया, चलता है, निकाला जा सकता है। लेकिन ये जो प्लस हो गया माइनस वाली जहां पर रिलेशन हो गई, जहां पर दो क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट होने से थर्ड क्वांटिटी आ रही हो, तो वो यहां पर नहीं बनाए जा सकते इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो हैं, ये दोनों चीजें नहीं बनाई जा सकती। द मेथड ऑफ डायमेंशन कैन नॉट बी अप्लाइड टू डिराइव फॉर्मूला इफ ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज। हमने अभी तक जो भी क्वेश्चन लिए, आपने एक चीज नोटिस किया होगा, ज्यादा से ज्यादा उसमें 3 चीजें बन रही थी। जैसे टाइम पीरियड का रिलेशन निकालते वक्त क्या बन रहा था, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन मास का पावर a, है ना, मास था, लेंथ का पावर b, ग्रेविटी का पावर c। तो ज्यादा से ज्यादा ये 3 तक ही जा रहा था। कोई चौथा फैक्टर आपने ले लिया, कुछ और ले लिया, मान लो आपने ले लिया सपोज फोर्स ले लिया, फोर्स का पावर d, तो d तक जाना ही नहीं है। मैक्सिमम 3, जैसे a, b और c। अगर चौथा आपने ले लिया तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। आप देख लो जितने भी फॉर्मूले थे, ये देख लो जो भी हमने डिराइव किया था इन क्वेश्चंस में, सबके पास मैक्सिमम पावर, ये देखिए यहां पर देखिए ए बी सी 3 ही है, मैक्सिमम 3 ही वेरिएबल है। यहां पर देखिए ए बी सी मैक्सिमम 3 ही वेरिएबल है। इसमें देखिए ए बी सी मैक्सिमम 3 है, ए बी सी मैक्सिमम 3 है, मतलब 3 के ऊपर जा ही नहीं रहे। यहां पर देखो ए और बी 2 ही हैं, चलो 2 ही हैं, मैक्सिमम 3 ही है, बस 3 से ऊपर जा नहीं सकते थे हम। क्यों नहीं जा सकते थे, क्योंकि अगर 3 से ऊपर जाएंगे तो ऐसे में क्या होगा कि इक्वेशन, अगर 3 से ऊपर जाएंगे तो होगा ये कि इक्वेशंस कम पड़ जाएंगे और अननोन ज्यादा हो जाएंगे। आपको एक बात शायद पता होगी कि जितने अननोन है उतने ही इक्वेशंस चाहिए होते हैं सॉल्व करने के लिए। अगर आपके पास एक अननोन है तो एक इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, करेक्ट। अगर 4 अननोन है, सपोज एक्स वाई जेड और एक और पकड़ लेते पी, और आपके पास अगर इक्वेशन 3 है तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यही बोल रहा है कि द मेथड ऑफ dimensions cannot be applied to derive formula if a physical quantity depends on more than 3 physical quantities। 3 से ज्यादा के लिए आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये लिमिटेशंस थी डायमेंशनल एनालिसिस की। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या थे। पहला क्या था, ये बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जो हैं तो अलग अलग पर उनके डायमेंशन सेम है, तो ये एक तकलीफ है। सोचेगा आदमी कुछ और आएगा कुछ और, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए वो टेबल देखना मत भूलना। दूसरा, न्यूमेरिकल्स कांस्टेंट, ये k का वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है। तीसरा, ये जो मल्टीप्लाई वाले हो गए, डिवाइड वाले हो गए, पावर वाले हो गए, ये निकाले जा सकते हैं, लेकिन जहां कहीं भी प्लस माइनस का रिलेशन आता है वो नहीं निकाला जा सकता। चौथा, मैक्सिमम 3 ही तक आप जा सकते हो, 3 वेरिएबल तक ही जा सकते हो, ए बी और सी, बस उससे ज्यादा आप नहीं जा सकते, राइट। तो ये इसके कुछ लिमिटेशंस थे।